नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर, और मेरे पीछे बुद्धिजीवी खड़े हैं जो पैगाम के प्रोग्राम में आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में बहुजन समाज के लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते और उनके पिछड़ने का कारण क्या है। सर बताए, बहुजन समाज क्यों नहीं इकट्ठा होगा? जी, बहुजन समाज इकट्ठा क्यों नहीं होगा? बहु देखिए, हमारे अंदर थोड़ा सा जो पहले विचार हमारे अंदर विचार हमारे बुजुर्गों से आए हैं, तो वो इस तरीके के विचार हैं कि जिससे हम अभी पूरी तरीके से जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस ब्राह्मणवाद से। जो अब तक हमारे साथ में होता रहा है, जो हम जिस विचारधारा को मानते रहे, तो उससे निकलने में समय लगेगा और इसी से निकलने के लिए ये एक प्रयास है। कितना समय लगेगा उन ब्राह्मणवादी विचारों से निकलने? देखिए, ब्राह्मणवाद से जितना लगेगा, ये समय तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम जो है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ब्राह्मणवाद में बुराई क्या है? ब्राह्मणवाद में बुराई क्या है? ये तो बुराई को समझने के लिए जो दिखता है, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये ब्राह्मणवाद की एक खूबसूरती है कि जो असलियत है वो तो हमको दिखती नहीं है, ठीक है। जो असलियत है वो हमको दिखती नहीं है, और जो दिखता है वो असलियत नहीं है। जैसे भाई हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम ये कहते हो कि भाई हम तुमको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो आरक्षण तो हम आरक्षण की मांग नहीं करते। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हमें कम से कम ये तो बताओ कि भाई हम लोग कितने हैं। भाई एक बाप के यदि 4 बेटे हैं और उसके पास 20 बीघा जमीन है, तो चारों में बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए? भाई हम चारों में बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए? एक भाई 18 बीघा लेके बैठ जाए और 3 भाइयों से कह दे भाई 2 बीघा में से इसने 1 ले ली, तुम इससे लो, मुझसे बात मत करो। संविधान में सब अधिकार देता तो है ना? भाई संविधान अधिकार तो देता तो है, लेकिन संविधान है किसके हाथों में? न्यायपालिका के कौन कहता है बहुजन के हाथों में? कोर्ट कचहरी जाओ। नहीं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, लेकिन वहाँ न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हैं? न्यायपालिका में बैठने वाले लोग कौन हैं? भाई कितने न्यायाधीश हैं हमारे बहुजनों के? नहीं, न्याय तो फिर भी मिलता है ना? नहीं, न्याय मिलता है तो किस उसमें मिलता है? न्याय मिल तो गया हाथ रस में हमको। 4 एक जेल तो गया है, एक जेल चला गया, एक तो जेल। हमारे पास वकील भी है, लेकिन एक हमारे पास वकील है, एक चला गया, लेकिन जिस एक्ट में जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस एक्ट में कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा एक्ट बना है जी? कौन सा एक्ट बना? जो जब बलात्कार का जो रिपोर्ट जो CID ने भी इसमें दिया था, हाँ CBI ने दिया था, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना उसको। कोर्ट ने उसको नहीं माना। हाई कोर्ट जाता रहे। नहीं, हाई कोर्ट जा रहे हैं तो यही तो हमारी जो है सबसे बड़ी हमारी समस्याएं हैं कि हमें दर की ठोकर खा के फुटबॉल बन रहे हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम इसके जो है थोड़ा पॉलिश हो रही है और ये आगे हो जाएगा, स्पीड हमारी भी बढ़ेगी और न्याय भी मिलेगा हमको। अच्छा, पैगाम का एजेंडा क्या है जी? पैगाम का क्या एजेंडा? लेकिन न्याय अधिकार समाज सम्मेलन में क्या चीज है? भाई न्याय अधिकार महासम्मेलन में तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बड़े ही दुख की बात है कि जिनको अधिकार देना चाहिए था वो आज अधिकार मांग रहा है। न्याय अधिकार महासम्मेलन हम मांग रहे हैं तो किन लोगों से मांग रहे हैं? हम 90% हैं, और जिन्होंने जो सारी गठरी बांध रखी है इसकी, हमारी धन की, संपत्ति की, शिक्षा की, तो वो लोग 10% है। हम 10% से मांग रहे हैं। भाई जैसे कि हम उनसे कोई भीख मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम अपने हिस्से चाहिए। मांगने से क्या मिलता है? चीज है जी? मांगने से चीजें मिलती है। मांगने से चीज नहीं मिलता, ये भी हम मान रहे हैं। मांगने से चीज नहीं मिलता, तो उसके लिए जो हमारी आगे की तैयारी है, बाबा साहब ने एक वोट की शक्ति दे रखे, उसका इस्तेमाल ही नहीं करता बहुजन। वो ही हमारी जो है एक तरीके से उसको हम अपना दुर्भाग्य कह सकते हैं। हम उसको अपना दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारी सोच अभी भी मतलब इतनी संकुचित है कि हम 5 किलो अनाज के पीछे बिक जाते हैं। हम अपनी वोट को केवल 5 किलो अनाज में बेच देते हैं। अच्छा, ये और भी है कि जैसे कि जो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। हाँ, नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वोटिंग मशीन में क्या खराबी है? वोटिंग मशीन में क्या खराबी है? वोटिंग मशीन से तो आज तक, जब अमेरिका जैसे देश में जहाँ पहले जो है EVM से वोटिंग होता था, आज क्या कारण है कि वहाँ जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है? खराबी क्या? मैं खराबी जाना चाहता हूँ। भाई खराबी तो ये है कि जहाँ वोट हम देखे हैं किसको और रिजल्ट देखे हैं खुश हो रहा है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है बार-बार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी आ रही है, पंजाब में भी आ गई। वो भी BJP की B टीम है।
नहीं फिर नहीं देखो सुनो, आम आदमी पार्टी में कितने बहुजन है? उत्तराखंड में कांग्रेस आ गई हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, मतलब इनमें कितने बहुजनों की हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी से मतलब नेतृत्व जो है। यहाँ पे ईवीएम पे चल रही था ना कि हाँ। ईवीएम आप खराब बता रहे हो। अगर ईवीएम खराब है तो दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में हाँ। और कर्नाटका में बीजेपी की तो सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र नहीं तो महाराष्ट्र, अरे एक चलो, एक में आ गई एक में नहीं आई, ये तो इस तरीके से नहीं दिखाएंगे तो वही ईवीएम कैसे खराब हो गई? है। ईवीएम कैसे खराब हो गई? देखिए, हम ईवीएम नहीं चाहते तो सरकार को जिद पे क्यों अड़ी हुई है सरकार? यदि मान लो बहुसंख्यक 90% लोग नहीं चाहते और आप ये कहते हो कि भाई वोट का शासन है या बहुमत का शासन है, और ये बहुमत नहीं चाहता कि भाई चुनाव ईवीएम से हो, तो फिर सरकार को दिक्कत। भाई सरकार हम चलो ये है ईवीएम से दिक्कत, हम इतने टेक्निकल नहीं है, लेकिन सरकार को क्या दिक्कत है सरकार बताए। ये सरकार को बैलेट पेपर से दिक्कत क्या है? चुनाव पहले भी बैलेट पेपर से होता था, आज क्या दिक्कत है उससे? जो कल को आप बोलोगे हमें मोदी जी से दिक्कत है, भगाओ देश से बाहर। हाँ, किसको? मोदी जी नहीं, को। हमने किसी को देश से बाहर भगाने की बात नहीं आपकी करी। दिक्कतों की बात कर रहा हूँ ना मैं तो। हाँ जी, क्या चीज है भाई दिक्कत? अरे भाई दिक्कत तो ये है, मान लो आज हमें कांग्रेस से दिक्कत हुई, हमने कांग्रेस को हटा दिया, आज बीजेपी आ गई, बीजेपी से दिक्कत है तो क्यों नहीं? वोट की ताकत है ना, उससे हटाओ ना। हाँ, तो वोट की ताकत से ही हटाएंगे। तो ईवीएम का क्या दोष है? नहीं, ईवीएम का दोष है इसमें। भाई हम मान लो हम वोट डाले, हमें पता ही नहीं है उसमें। भाई ईवीएम की जो टेक्निकल है, जो टेक्निक है उसके हमें नहीं पता उसके बारे में। हम भाई हमारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा नहीं है, हम जो चीज समझते हैं हमें वो समझाओ। ठेकेदारी प्रथा से क्या दिक्कत है? और ठेकेदारी प्रथा से दिक्कत क्या? ठेकेदारी है किन लोगों की जो है? भाई हमें वहाँ एक तरीके से गुलामी का जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा से दिक्कत ये है, आज हम कहीं गए, आज मान लो आज हम किसी काम पे गए वहाँ पर जो है, और कल को उसको लगा भाई ये तो ज्यादा 10 रुपए ले रहा है, मुझे तो 8 रुपए मजदूर मिल रहा है, तो वह जो कल को उसके पीछे से लगा देगा। नहीं, कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे इसलिए ठेकेदारी प्रथा आई है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे तो ये जो लोग हैं ये अब काम हो रहा है, अब काम करते रहे। तो पैसा किन लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है? ये तो एक घुमाने की बात है। काम होने की है ना, काम भी तो हो रहा है। बात काम होने की नहीं है, बात इसको जलेबी को चाशनी में तलने की बात है। ये सिर्फ ये है कि इनका एक बहाना है कि इसको जो है एक निजीकरण करने का, ये एक बहाना है निजीकरण करने का कि भाई उसको प्राइवेट निजीकरण करो। ये निजीकरण होने से काम भी तो होता है ना। क्या चीज? काम भी तो होते नहीं। अरे निजीकरण करने से काम तो होता है, लेकिन कितने लोगों को जो है उससे वो मिलता है? रोजगार सबको मिलता है। किसको रोजगार मिलता है? कितने लोग, कितने रोजगार दिए प्राइवेट में? जो कितने रोजगार, कितने लोगों को रोजगार? सरकार के पास आंकड़ा है इसका कि भाई प्राइवेट में कितने लोग लिए गए हैं और किस समाज से कितने लोग हैं? कोई आंकड़ा है इस बात का? उस बात का आंकड़ा सरकार के पास है क्या? तो जाति जनगणना से क्या दिक्कत है? देखिए, आप जब कोई भी बजट बनाते हैं, घर में कोई भी चीज़ अपना करते हैं, आपके घर में 4 बेटे हैं, एक बेटे की शादी करनी है, एक बेटे को एजुकेशन में ले जाना है, तो आपके पास जो धन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपके पास जब जाति की जनगणना नहीं होगी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमें किस कास्ट को कितना बजट जो है देना है, ओबीसी को कितना देना है, एससी को कितना देना है, एसटी को कितना देना है, माइनॉरिटीज को कितना देना है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? भाई इनको जब पहले से जनगणना होती थी और आज भी एससी की जनगणना होती है, और तुम्हारा बाकी जो भी जीव, जो वन्य जीव हैं उनकी जनगणना होती है, गाय भैंसों की जनगणना होती है, ये सब जनगणना होती है। तो ओबीसी की जनगणना में सरकार बताए कि दिक्कत क्या है? भाई हम तो इसलिए जो जनगणना चाहते हैं कि हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से वाजिब हमको हक मिले। हक सबको मिल तो रहा है देश के अंदर। अरे हक किसका छीना जा रहा है? आप बताओ। किस चीज है? नौकरियां मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास में जो आज को टिकट मिल रही है, पार्लियामेंट में SC ST OBC के सब जाते हैं, SC ST OBC के जितने लोग जाते हैं, नौकरियां निकलती है, उसमें भी निकलती है। कितने परसेंट नौकरी निकलती है? क्या सरकार ने आज तक आंकड़ा दिया है इसका कि हमारा कितना परसेंट आरक्षण दिया और कितने परसेंट सीट भरी गई? भाई क्या आंकड़ा है? हमें जो नॉट फॉर सूटेबल करके बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ना, तो सारा का पब्लिक सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर में चला गया, तो वो तो आंकड़ा वे देंगे ना। कौन? प्राइवेट वाले। हाँ, तो प्राइवेट नहीं, प्राइवेट वाले क्यों आंकड़ा देंगे? क्योंकि उनके ऊपर तो सरकार का हाथ है।
नहीं, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, उन्हें जरूरत क्या है? प्राइवेट में तो रिजर्वेशन नहीं है। ये सरकार का मकसद ही है कि सारे संस्थान को या सारे लोगों को प्राइवेटाइजेशन करके ये रिजर्वेशन खत्म करने वाली बात है। कहाँ है? किसी भी प्राइवेट में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगा लो, लाला के यहाँ लगा लो, बड़े बड़े कारोबारी लगा लो, कंपनियों में लगा लो, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर। कहाँ रिजर्वेशन? नहीं, बिना रिजर्वेशन के काम करो, मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, क्योंकि टैलेंट तो दिखता है ना। भाई फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को तो रिजर्वेशन मिला नहीं था, देखो कोलंबिया तक चले गए। अरे उस रिजर्वेशन ही शुरू जो है 1952 के बाद हुआ है भाई। 47 में देश हुआ, 50 में या मतलब संविधान लागू होने के बाद में ही तो रिजर्वेशन मिला है ना, उससे पहले तो था ही नहीं। लेकिन कोई अगर एक चीज चल रही है, संविधान के तहत ये व्यवस्था की हुई है कि रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना चाहिए, तो क्या उस परसेंटेज में मिल रहा है क्या? 15% SC को मिल रहा है क्या? 7.5% ST को मिल रहा है क्या? आप बताओ ना। 22.5% है, नहीं है। आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं किया, ये सिर्फ दिमाग की उपज है कि देश को बर्बाद कर दिया है। आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं उसमें से कितने SC ST है, ये बताओ आप बताओ। अब एक बात बताना, कम से कम 300 से ज्यादा SC ST OBC के MP MLA है देश भर के अंदर। किसने कह दिया? आप आंकड़े उठा के देखो। नहीं वो तो सर्कस के शेर हैं भाई। हाँ। वो तो जो भी 130 या 35 जो भी 300 लोग हैं, SC SC OBC के जो MP हैं, MLA हैं या और भी कोई पदाधिकारी हैं, वो सर्कस के शेर हैं। फालतू है वो फालतू है भाई। देखिए, शेर तो शेर होता है, एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। वो सर्कस के शेर हैं, उनको तो जैसे एंटर मारोगे वो वैसे बोलेंगे, वैसे करेंगे। मैं तो आप लोगों की कम्युनिटी के ना। अरे वो हमारी, सुनो। यही तो वो है हमारी कम्युनिटी के। आज मुझे बताओ, सरकार बीजेपी की है, SC ST का आदमी है वहाँ पर, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी मीटिंग में खड़े होकर बोल सकता है SC के बारे में? नहीं बोल सकता। तो क्यों नहीं बोलते? पकड़ो ना उनको। बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि वो सर्कस के शेर है ना, ये कह रहे हैं ना। देखिए भाई साहब, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आपने करनी सेना का जो प्रोग्राम देखा होगा भोपाल में, जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला करनी सेना ने उनको। जो है क्या शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कितनी पावर थी कि जो आज उनको एक भी आदमी गिरफ्तार हो जाता। और आज वहाँ कोई भी बहुजन संख्यक कोई सम्मेलन करता है, इस तरीके की बातें करता है, तो उस पर जो है चारों तरीके की धाराएं लगा दी जाती हैं भाई। कोई देशद्रोही की या इसकी धारा लगा के उनको अंदर कर दिया जाता है? लेकिन आज तक कोई भी जो है, मान लीजिए जैसे वही बात आई जो गाली की पंक्तियां जलाने वाली, उसमें लोग देशद्रोह में अंदर हो गए। और जिन लोगों ने संविधान जलाया उनको आज तक किसी ने पूछा कि वो कौन लोग थे? क्या उनकी पहचान हो पाई? क्या उनकी पहचान हो पाई? जिन लोगों ने होती है, कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उन पे क्या कोई कार्रवाई हुई? तो इस तरीके। और सुनो, दूसरी बात ये है, आरक्षण जो है ये तो एक जो है मतलब वो है आईना दिखाने वाली बात है। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमको तो अपनी हिस्सेदारी चाहिए भाई। 4 भाई के 4 चीजों में हिस्सेदारी चाहिए हमें। तो देखिए, न्यायपालिका में चाहिए और राजतंत्र में चाहिए। पेपर भरो, एग्जाम दो, पास हो जाए। क्या चीज? तो मतलब पढ़ाई लिखाई के करके हो सकते हैं। अरे मैं ये कर रहा हूँ, कितने पढ़े लिखे, मैं ये बता रहा हूँ। मैंने कही जो तुम्हारा NFS आता है, मतलब जिस परसेंटेज पर उस बच्चे को निकाल दिया जाता है OBC के को, और वही जनरल क्लास का बच्चा जो उससे नीचे के मार्क्स पे जो सेलेक्ट कर लिया जाता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता है SC ST के बच्चे, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में छांट के उन बच्चों को कम मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में, और जो अदर देन जनरल क्लास के हैं उनको ज्यादा मार्क्स देकर उनको पास कर देते हैं। इसका रास्ता क्या हो सकता है? क्या समाधान हो सकता है? रास्ता तो सरकार ही निकालेगी ना। सरकार कर रही है तो सरकार कैसे निकालेगी? कहाँ कर रही है? आप सरकार पे आरोप लगा रहे हो। लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? ये बताओ आप। जो कर रहा हो उसी से उम्मीद भी करते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पे 5 लोग खड़े हैं और 5 में से 4 SC है, मतलब 4 SC ST OBC है और 1 जनरल है, और वैकेंसी निकलती है 10। आप मुझे बताओ, उनमें से 3 जो है कर लेते हैं SC ST OBC के नाम, बाकी जनरल कर देते हैं। क्यों भाई? तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ, इसका रास्ता क्या होगा? कौन करेगा इसका समाधान? आप सरकार से उम्मीद करते हो और सरकार ये कर रही है। सरकार की मेजोरिटी है ना, 302 सीटें हैं, पास कराए ना बिल।
जैसे अपने हित के बिल पास कराती है ना, वैसे ही SC ST OBC के फेवर में बिल पास कराए, क्यों नहीं करवाती? कौन कराएगा? सरकार कराएगी, मेजोरिटी है सरकार की, पार्लियामेंट में कराए, राज्यसभा में कराए, लोकसभा में कराए, करवा सकती है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, जो सरकार आपका अधिकार खा रही है, सरकार आपको क्यों फायदा देगी? फिर वही मेरा फायदा। सवाल तो ये वो नहीं फायदा देगी तो ऐसा है, जब वोट में रास्ता उसका रास्ता सिर्फ जो है हमारे हाथ में है, वोट का रास्ता है, उसको हम अपना जैसे जैसे लोगों को समझाएंगे, विचार करेंगे, इनके खिलाफ वोट मत करेंगे, ठीक है, और EVM को हटाएंगे, और उसके बाद में जब हमारे लोग या हमारे बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, तब वो अपने घर की बात सोचेंगे, अपने भाई की बात सोचेंगे। और जब तक दूसरा रहेगा तब तक वो अपने घर की बात सोचेगा, अपनी बात सोचेगा, वो दूसरे की बात नहीं सोचेगा। कुछ आप भी कहोगे? नहीं, मैं तो देखो सुनो, देश में हर आदमी को, देश प्रजातंत्र है, देश में सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश में मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं अपने धर्म अनुसार किसी भी धर्म को मानूं, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम का सपोर्ट करूं, क्रिश्चियन का करूं, किसी का भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मनुवादी प्रवृत्ति जो है वो जानबूझ के कहते हैं नहीं आप पूजा करो। मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उससे कितने लोगों को फायदा होगा ये बताओ आप? किसको फायदा होगा? मन्नतें पूरी होंगी ना, किसकी मन्नतें पूरी जो पूजा करेगा। यही तो बात है ना, मन्नतें नहीं पूरी होंगी उनको। ये ब्राह्मणों के लिए एक धरोहर दे दी है, SC ST का तो वहाँ पे उसमें कमेटी में भी नहीं आएगा आदमी, आएगा ही नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट में जो है टोटल कितने लोग हैं वहाँ? जो ट्रस्ट बनाया ऑर्गेनाइजेशन में 9 लोग हैं, जिसमें 8 लोग एक ही कम्युनिटी के, विशेष कम्युनिटी के। 12 लोगों की टीम है ना, इसमें 11 12-11 की लोग हैं, तो उसमें 8 लोग एक ही विशेष कम्युनिटी के हैं। भाई OBC इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसको 1931 में 52% माना गया है, क्या उसका एक भी मेंबर है उसमें? क्या मतलब उसका मेंबर होना चाहिए, आपका कहना है? नहीं, अरे तो फिर कहाँ की बराबरी है ये, कहाँ की हिस्सेदारी है ये? हमें क्या फायदा उससे जो है? नहीं, हम उसमें हम नहीं चाहते हिस्सेदारी, लेकिन यदि यही चाहते थे, ये चलो ये दिखाना ही चाहते हैं कि भाई हम तो बराबर लेके चल रहे हैं, तो दिखाते। क्यों नहीं ना कोई वो नहीं समझी, इसकी जरूरत इनको क्यों नहीं हुई कि भाई चलो एक लोग इनका भी ले लें। चलिए सर, धन्यवाद। ये थे यहाँ पे बहुजन समाज के लोग जो पैगाम के एक प्रोग्राम में आए, और उनसे मैंने जानने की कोशिश की थी कि बहुजन समाज पीछे क्यों जा रहा है। कई बातें उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पीछे क्यों जा रहा है, कारण भी बताया। तो मैं विजय कुमार पूनिया, VKP टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।